देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रचने एक डॉक्टर उत्तराखंड काशीपुर में डॉक्टर रजनीश शर्मा होम्योपैथी से इलाज करते हैं, जिनको करोड़ों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित करते हुए उन्हें देश की धरोहर बताया था। डॉक्टर रजनीश काशीपुर में रिसर्च सेंटर चलाते हैं, जहां उन पर रोगों का इलाज होता है जिनको मेडिकल लाइन के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। होम्योपैथी पर लगातार 11 बुक लिखने वाले पहले डॉक्टर हैं। उन्होंने लंदन से देश के नामी कॉलेजों से डिग्रियां ली हैं। आपको कविताओं का लिखने का बड़ा शौक है। डॉक्टर रजनीश ने अपनी माता जी को समर्पित करते हैं एक काव्य संग्रह मनोरम लिखा है, जो काफी चर्चा में है। इस महान शख्सियत से आज हम आपको मिलवाते हैं, जिनकी ट्रॉफियों पर अगर आप नजर डालें तो उनकी संख्या बहुत है, जिनको गिन पाना मुश्किल है। ऐसे मरीज जो कहीं ठीक ना हुए, वो यहाँ से ठीक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं फहीम खान। आज आपको मैं मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो आज वो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, जिसके बाद अगर ये जिंदगी है और जिंदगी के बाद पूरा जमाना याद करेगा, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा, जो कि बहुत ही बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर, जिन्होंने बड़ी रिसर्च की और रिसर्च के बाद बहुत सारी बुक्स को लिखा। और एक जो हृदय कवि होता है, जो कवि होता है, कवि का हृदय वो भी उनके हृदय में है। वो सब चीज़ों को आज लेकर मैं मौजूद हूँ यहाँ। डॉक्टर रजनीश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ये जानूंगा कि सर, जिस तरह से आपने होम्योपैथिक की दुनिया में एक ऐसी क्रांति की है जिसको उस लक्ष्य को पाना लोगों के लिए आज सपना है, उसको आपने किया। असाध्य रोग जिस तरह से आप ठीक करते हैं और उसके बाद में जिस तरह से आपने रिसर्च की है, बुक्स लिखी हैं, इसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आई ट्रीट ही क्योर्स। मैं तो सिर्फ इलाज करता हूँ, क्योर तो कोई और ही करता है, तो उसका श्रेय मुझे नहीं जाता। एक डॉक्टर होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपना ये कर्तव्य बनता है कि हम बहुत निष्ठा के साथ पूरी अपनी जितनी कैपेसिटी है, जितना हमारे अंदर ब्रेन में कैपेसिटी हमने बनाई है, कुछ हमारे पास थी या जितनी हमने उसे एवेल्यूएट किया है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करें। और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। यही मैंने पहले दिन से किया। राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन, मेडिकल ग्रेजुएशन लेने के बाद जब क्लिनिक खोला तो पेशेंट नंबर 1 मुझे आज भी मेरे पास अभी तक आते हैं। वो उनको देखने में मुझे कम से कम 15 मिनट का समय लगा, जबकि उन्हें बहुत छोटी सी बीमारी, खाली जुकाम बुखार था। और 1-2 दिन के अंदर वो बिल्कुल पूरे ठीक जब हुए तो उन्होंने आगे फिर दूसरे को, तीसरे को बताते चले गए। तो पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पूरी अपनी ऊर्जा के साथ, समर्पण के साथ जब काम किया जाता है तो पूरा होता है। वही मेरे साथ हुआ। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, ये सब बहुत मेहनत का फल है और इसमें सबकी शुभकामनाएं, उनका समावेश बहुत जरूरी था जो मेरे साथ है। और आपका भी मैं बहुत अच्छा, डिग्रियां कहाँ से ली हैं आपने? मेडिकल ग्रेजुएशन में मैंने पूना से डिग्री ली है, कानपुर से ली है, जयपुर से ली है, यूके से डिग्रियां ली हैं। और बाकी अभी भी छोटे मोटे कोर्सेज मैंने कई जगह से किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो होम्योपैथी की डिग्री को सबसे बड़ा डिग्री मैं अपने लिए बोलूँगा। होम्योपैथी। अच्छा सर, ऐसे रोग जो बिल्कुल ठीक नहीं होते, मेडिकल साइंस कहता है कि अब ये ठीक नहीं होंगे, इनका कोई इलाज नहीं, इस तरह की चीज़ों को आप बड़े आराम से और बड़ी जल्दी कवर करते हैं। इसके लिए कितना संघर्ष रिसर्च में आपके बीता और किस तरह से इसको कर पाए आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि बीमारी क्यों हुई है, और जब हम उसका कारण ढूंढ लेते हैं तो उस बीमारी के कारण का निदान करने की कोशिश करते हैं। अगर कारण हट जाए तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, बीमारी के इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, उस बीमारी से नुकसान कितना हुआ है, वो क्षति पूर्ति जो बॉडी के अंदर हुई है, अगर वो रिपेयरेबल है तो उसको हम रिपेयर करें। अगर वो मेडिसिन से रिपेयर हो सकती है तो मेडिसिन से रिपेयर होगी, और अगर मेडिसिन से रिपेयर नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा क्षति हो चुकी है कि सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो रेफ़र कर देते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इंसान की अपनी आदतों की वजह से ही बीमार होता है। तो अगर हम उसको गाइड कर दें कि भाई आप इस तरह से अपने जीवन को सुधारें, अपना रहन सहन, अपनी दैनिक दिनचर्या, अपनी मानसिक तनाव, ये सब चीज़ों को मैनेज करें, सही से उसको जिएं और थोड़ा खुशी का वातावरण, प्रेम का वातावरण बढ़ाएं, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं कि 50% लोग तो बीमारी नहीं होते,
जितने ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं 50% को तो समझाने से ठीक हो जाते हैं, समझाने से। उन्हें कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे बहुत खतरनाक रोग हैं, जैसे अर्थराइटिस है, गठिया है, ये ऐसे रोग हैं जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाते हैं। शुगर है और जैसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, तो किन किन चीजों पर आपको खास तौर से महारत हासिल है? देखिए, होम्योपैथ होने के नाते मैं ये तो नहीं बोल सकता कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा इंटरेस्ट असाध्य रोगों में है, और असाध्य का मतलब होता है जो जनरल ट्रीटमेंट देने से ठीक नहीं हो पा रहे हों, उनमें अगर हम थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग करके देखें कि ये बीमारी का कॉज क्या था। सपोज जैसे आपने आर्थराइटिस की बात कही, आर्थराइटिस तो बहुत तरह का होता है। अगर उसको मेटाबॉलिक डिजीज़ है कोई, उसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हुआ है, तो हम उसकी डाइट कंट्रोल करें, या उसका कोई जेनेटिक फैक्टर है तो उसके लिए हम कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जिससे हम उसके जीन तक पहुंच सकें। कोई उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हम उसकी ऑटो इम्यूनिटी को टच करें, उसकी जो सिमिलम रेमेडी इंडिविजुअलाइजेशन करें, उसकी करेक्टरिस्टिक जो उसकी रेमेडी निकलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम ढूंढें, वो दें, तो उसका समूल रोकन निराकरण हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बस मेहनत तो करनी पड़ेगी कि हम उसका एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, हम होलिस्टिक अप्रोच हम लगाएं, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस जरूर करें। अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान सकते हैं तो हम उसको समूल उसकी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ से कोई निराश नहीं गया। लोगों ने जैसा इलाज कराया उसके बाद वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हुए हैं। उसके बाद में जिस तरह से आपने ये तरक्की की है, प्रगति की है, रिसर्च सेंटर आपने ये खोला है, आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, मैं उनको समझना चाहूँगा कि किस किस बुक्स को आपने इस लाइन में लिखा है और लोगों ने उसको कितना पढ़ना शुरू किया है? देखिए, जो ट्रीटमेंट की जो करने का जो तरीका होता है हर डॉक्टर का अलग अलग होता है। तो दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तरह का ट्रीटमेंट होता है कि हम पेशेंट को रिलीफ दे दें, पेशेंट खुश होकर चला गया कि हाँ डॉक्टर साहब के पास गए थे, हमें बड़ा आराम मिला या हम ठीक हो गए। एक ऐसा तरीका होता है कि हम तुरंत रिलीफ भले ना दे पाएँ, लेकिन हम उसकी बीमारी का समूल नाश अगर करें तो थोड़ा देर से ज़रूर होगा, लेकिन वो उसका वास्तव में समूल निराकरण होगा, तो वो लाइफ लॉन्ग आपसे जुड़ा रहेगा। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अगर कोई किसी बीमारी को लेकर आ रहा है तो उसका बीमारी को रूट से मैं देखना चाहता हूँ, और हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि उसके रूट को ही किल करने की कोशिश की जाए, ताकि उसको परमानेंट रिलीफ मिले, टेम्परेरी ना मिले। अब इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो दूसरे डॉक्टर्स को मैंने देखा कि थोड़ा सा शायद मार्केट बनाने के लिए या कुछ करने के लिए तुरंत आराम करने की कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, तो उसे आराम तो मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोबारा उसको हो जाता है, तो वो उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं, वो पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने कभी की है। मेरी कोशिश रहती है कि का हृदय बहुत ज़्यादा खुश हो, प्रफुल्लित हो, तब कविता निकलती है, या कवि का हृदय बहुत उदास हो, उसके आंसू निकल हो, तब कविता निकलती है, या वो कभी बहुत ज्यादा किसी वजह से क्रोधित हो, तब कोई कविता निकलती है। बस रस बदल जाते हैं, कब रौद्र रस निकलेगा, कब कौन सा निकलेगा, कब विभत्स निकलेगा, कब करुण निकलेगा, ये अलग अलग बात हो जाती है। तो बस कवि का हृदय बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है, तो अगर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो कविता के रूप में ही करता है, ये उसका एक परिणाम है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रिसर्च भी करते हैं, अपने बुक्स भी लिखते हैं, उसके बाद में जिस तरह से नए लड़के जो होम्योपैथिक की डिग्री लेने के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आजकल बहुत दुख होता है कि लोग डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं कि डिग्री मिल जाए, फिर उसके बाद नौकरी मिल जाएगी या कुछ कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि डिग्री मिल जाएगी तो हो सकता है शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ये भी होता है। समाज में एक डॉक्टर का एक खिताब मिल जाता है, थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, डिग्री तो अपना पाई ही जाती है। तो मैं आह्वान करूँगा नवयुवकों से कि नॉलेज के लिए पढ़ें। मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो डिग्री तो कॉलेज देगा ही देगा, जब आपको नॉलेज होगी तो डिग्री तो खुद देगा वो। आप डिग्री के लालच में मत जाइए, डिग्री तो आपको बोनस में मिलेगी, वो तो आपको जो है एक रिवार्ड है। आप नॉलेज लीजिए, कॉलेज में जो नॉलेज मिलती है वो लीजिए। खुद जो नॉलेज ले सकते हैं, एकलव्य को याद करिए, उसने अकेले छुपकर नॉलेज ली थी, क्योंकि डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो लाइसेंस पढ़ाई नहीं की थी, छुपकर उसने नॉलेज ली थी, इसलिए उसका अंगूठा काटा गया। तो झोला छाप मत बनिए, डिग्री लीजिए, पढ़िए, लेकिन नॉलेज पूरी लीजिए, चाहे छुप के लीजिए चाहे कैसे लीजिए, लेकिन उसको बाद में सर्टिफाइड करा लीजिए। एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। और जो काम आपको नहीं आता उसमें सीखने में शर्म मत करिए। अपने किसी सीनियर से, अपने किसी कुलीग से, अपने किसी जूनियर से भी सीखना पड़ सकता है, उससे सीखिए। हमेशा कोई ना कोई सिखाने के लिए ही आता है। ध्यान करिए, अगर आपने थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक में भी विश्वास करता हूँ, तो नाथ परंपरा में 9 गुरु हुए हैं।
तो उन्हें नवनाथ बोलते हैं। तो जो प्रथम गुरु थे उनसे स्टार्ट करें तो उन्होंने सारी स्वतः ही सीखा था। या आदि शंकराचार्य जी के बारे में सोचें, बहुत कम आयु में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आदि शंकराचार्य जी का नाम पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं, उनके लेखन और उनके बनाए हुए जैसे केदारनाथ मंदिर, उस जमाने में कब उन्होंने बना दिया होगा। और आपने सुना जहाँ देखो कि आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था, जहाँ जाओ उनका नाम आता है। काठमांडू में जाएंगे तो वहां पर जो मंदिर है आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। कैसे? और उनके गुरु देखे आपने, 21 गुरु बनाए थे उन्होंने। उसमें कौन? मकड़ी, मधुमक्खी, छिपकली, इस टाइप के लोग उनको गुरु बोला है। उनका मेरे 21 गुरु थे, एक गुरु नहीं था। तो उन्होंने प्रकृति को गुरु बनाया, पेड़ों से सीखा उन्होंने, पेड़ों को भी गुरु बनाया। बोले जो जो काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, एक कीन ऑब्जर्वर बनिए, बड़े ध्यान से देखिए और डीप लिसनर बनिए, पेशेंस के साथ सुनिए। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, महसूस करना है और उसका एनालिसिस करके कुछ सीखना है कि इसमें अच्छा मिला या बुरा मिला। अच्छा है तो रख लीजिए, बुरा है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। और इसी को अगर थोड़ा प्रक्रिया को फास्ट करना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस चीज़ की जानकारी रखता हो उसकी गाइडेंस ले लीजिए, आपको थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से मैं आखिरी में आपसे ही जानूंगा, आज का जो परिवेश है इसमें अगर एक कवि से मैं व्यंग में कुछ सुनना चाहूँ तो कुछ सुना सकते हैं आप? देखिए, मैं अलग से कुछ नहीं बोल के मैं इसी अपनी जो आपने खुद लिखी है इसी को इससे मैं एक चीज छोटी सी 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ जो अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ी सी मैच करेगी। इस कविता का शीर्षक है डर। तो देखिए, ध्यान रखिए। मेरे दोस्त शूलों को समझा लो। शूल माने कांटे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे दोस्त शूलों को समझा लो, इनसे कह दो मुझसे दूर ही रहें। मेरे दोस्त शूलों को समझा लो, इनसे कह दो मुझसे दूर ही रहें, कहीं मुझे छू ना जाए। ना नाजुक मत समझो मुझे, ना नाजुक मत समझो मुझे, ये एकदम से भाव आया। मैं डरपोक नहीं, बस डरता हूं इसी से। मैं नाजुक नहीं, बस डरता हूं इसी से कि मुझसे टकराकर कहीं वो टूट ना जाए। तो ये एक व्यंग भी है और इसमें एक संदेश है कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति वाला कोई हमारे पास आता है तो हम उससे कहें कि भैया आप हमसे दूर रहें, आप हमें कष्ट ना दें। अगर आप हमें कष्ट देंगे तो हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया से आपको ज्यादा कष्ट हो जाए। तो देखिए, ये जिस तरह से ये कवि का हृदय भी था, और दूसरे जिस तरह से मैं दिखा दूं आपको कि ये आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो खजाना है ये वो बेशकीमती खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और डॉक्टर रजनीश ने जिस तरह से इसको अचीव किया है, जिस तरह से इन चीज़ों को छुआ है, जिस तरह से ये रिसर्च की है, ये अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर रजनीश आज अपने आप में एक वो शख्सियत और वो हस्ती है जिनकी तुलना मैं समझता हूं कि आसपास नहीं की जा सकती कि इनके बराबरी का कोई डॉक्टर हो, या इनके जो हृदय है, इनका जो कवि वाला हृदय है, इसकी बराबरी कोई कर पाए। लेकिन जिस तरह से ये समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा मैंने शब्द इसलिए कहा क्योंकि किसी भी मेडिकल की लाइन में जो मरीज ठीक नहीं होते हैं वो मैंने यहाँ ठीक होते देखे हैं। मैंने जिन लोगों को यहाँ भेजा है वो ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जिनके पूरे जिस्म से पीप निकलती थी, खून निकलता था, बदबू आती थी, जो परिवारों से भी अलग कर दिए गए थे, आज वो स्वस्थ और ठीक हैं। और जिस तरह से ये मानव सेवा डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा ने शुरू की है, हमारी भी कामना है कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, ईश्वर इनको लंबी उम्र दे और ये लोगों की सेवा करें। तो मैं जिस तरह से आज यहाँ आया और मैं इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद मैंने आज डॉक्टर साहब से ये बातचीत की, उसके कुछ अंश मैंने आपको ये रखे हैं सामने। अगर मेरे ये कोशिश का अगर आपको कामयाब होती लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरा हौसला भी बढ़ाइएगा। उसके रूट को ही क्लियर करने की कोशिश की जाए ताकि उसको परमानेंट रिलीफ मिले, टेम्परेरी ना मिले। अब इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो दूसरे डॉक्टर्स को मैंने देखा कि थोड़ा सा शायद मार्केट बनाने के लिए या कुछ करने के लिए तुरंत आराम करने की कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, तो उसे आराम तो मिलता है लेकिन वो कहीं ना कहीं दोबारा उसको हो जाता है, तो वो उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं, वो पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने कभी की है। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बीमारी हो उसका परमानेंट उपचार हो और मरीज को उसकी अवस्था के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि आपको ये बीमारी इसलिए हुई है, इसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी इस टाइप से थी, ऐसे डेवलप हुई है
और अगर आप ये सब काम छोड़ दोगे या इसमें इतना मॉडिफिकेशन करोगे तो आपकी बीमारी में रिलीफ होगा या ठीक हो जाएगी। साथ में मैं औषधि भी देता हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ बुक्स में अपना इस रिसर्च को लिखा भी है। तो काफ़ी सारी केस हिस्ट्री, करीब 11 वॉल्यूम मेरे पब्लिश हुए हैं, जो इसमें केस हिस्ट्रीज़ हैं जो क्योर्ड केसेस की हैं। एक वॉल्यूम में करीब 70 से 80 केसेस, कई बार 100 केसेस तक भी हैं। तो इतने 11 वॉल्यूम वो पब्लिश्ड हैं। बाकी कुछ बुक्स मेरे पास हैं, जैसे अभी एक गैलेक्टोरिया एक बीमारी होती है जो बहुत रेयर इसमें रिसर्च हुई है जी जी। और बहुत बीमारी काफ़ी लोगों में मिलती है, मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। इसके ऊपर भी मेरी एक टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई है, तो ये टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं। जी जी, ये टेक्स्ट बुक ऑफ गैलेक्टोरिया। और मैं दिखाता हूँ एक बीमारी है जो सार्कोइडोसिस, जो बड़े शहरों में कुछ ज़्यादा होती है, जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़ में भी होती है लेकिन डेवलप्ड में बॉम्बे, दिल्ली, उनमें ज़्यादा होती है। इसके ऊपर भी मेरी एक टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई है सार्कोइडोसिस के ऊपर। ये बहुत ही लाइलाज बीमारी कही जाती है, जिसमें लोग पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, ठीक नहीं होते, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया इलाज होता है। मेरे यहाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ है, बहुत लोगों को ट्रीट किया है और लोग बड़े खुश होकर अपने कम्प्लीमेंट देके जाते हैं। नियोकॉर्टेक्स पर एक टेक्स्ट बुक मेरी पब्लिश हुई है। नियोकॉर्टेक्स में क्या है कि ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है। 2013 क्या लिखा ये 2013 में पब्लिश हुई थी, ये फर्स्ट एडिशन है। सेकंड एडिशन 2024 में भी पब्लिश हुआ है, वो भी प्रिंट में है, आने वाला है। तो ये बुक नियोकॉर्टेक्स, इसमें क्या है कि ब्रेन के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च है कि किस पार्ट की गड़बड़ी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी के हिसाब से। इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ वगैरह सब, उसमें किस तरह से एनालिसिस करना है वो सब है। गैलेक्टोरिया का फर्स्ट एडिशन ये 2006 में पब्लिश हुआ था, ये भी है। सार्कोइडोसिस का एक फर्स्ट एडिशन ये भी हुआ था, ये 2011 में पब्लिश हुआ था, ये भी है। थोड़ा मैं एकेडमिक इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने मेडिकल की हिस्ट्री के ऊपर भी काम किया, तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी एक बुक लिखी थी, ये पब्लिश हुई थी, ये 2003 में पब्लिश हुई थी, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। इस पर भी मैंने काफ़ी, मेरा इंटरेस्ट रहता है कि पुरानी हिस्टोरिकल जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने रिसर्च उस समय की थी जब मेडिसिन की खोज हो रही थी या कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने उस समय हमें ये ज्ञान दिया कि मेडिसिन भी कोई चीज़ होती है, बीमारी भी कोई चीज़ होती है, उसका उपचार भी कोई चीज़ होती है, तो उनको श्रद्धांजलि, ये उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है, अगर वो नहीं होते तो हम आज ना होते। एक ये होम्योपैथी के लिए जो वर्क मैं होम्योपैथी पे जिस तरह से पैटर्न पे काम करता हूँ, ये टेक्स्ट बुक मैंने उसके लिए लिखी है, होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स इन यूनिवर्सल मेडिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें जो जिस तरह से मैं बता रहा था कि इस बीमारी का समूल नाश करने के लिए तो हर बीमारी के ऊपर किस तरीके से होम्योपैथी दवाई अप्लाई करनी है, ये इसमें सब दिया गया है। कि कैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको क्यों बीमारी हुई, कितनी डेप्थ तक बीमारी है, क्योरेटिबिलिटी कितनी है, कितना वो क्योर होगा या क्योर नहीं होगा, फिर उसकी मेडिसिन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी होगी, कितनी मात्रा में दी जाएगी, और कैसे उसका उपचार आगे बढ़ाना है। इसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैसे कराने हैं, उसके SCT, MRI, पैथोलॉजी रिपोर्ट जो भी कुछ करानी, हर चीज़ की इसमें जानकारी एक ही बुक में दी गई है, पूरी बुक में। ये इसी के लिए एक बुक है जो होम्योपैथी के लिए बहुत ही एक अच्छी, मतलब लोगों को पसंद आ रही है, और उसका सेकंड एडिशन भी मार्केट में आ चुका है, ये फर्स्ट एडिशन है। इसके साथ साथ इसके अलावा जैसे कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ये रिसर्च सेंटर डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने ये खोला है, और यहाँ लोगों को वो इलाज मिल रहा है जो कि कहीं नहीं है। जैसे कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के आया, लेकिन मेरे खुद के रोग का इलाज कोई नहीं कर पाया, लेकिन बेमन से मैं यहाँ आया था खाली होने के लिए। लेकिन मैंने जैसे दवाई शुरू की तो उसके बाद जो रिजल्ट आए वो इतने चौंकाने वाले हैं कि मैं आपसे शेयर करूं तो आप खुद बिलीव करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि मैंने सबसे पहले इंटरव्यू में यही कहा था कि इनके बाद इनको जमाना याद करेगा, ये इतिहास में दर्ज होने जा रहे हैं। इनका जो हृदय है वो एक कवि का हृदय भी है। मैं वहीं आता हूं कि कविताओं में आपने एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया है, मैं उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालने की कहूंगा। देखिए, डॉक्टर जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन होता है, और उसकी हृदय बड़ा कोमल होता है। तो जहाँ कोमलता होती है हृदय में, वहाँ पर एक कवि का हृदय जरूर छिपा हुआ होता है। तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी था। तो एक काव्य संग्रह, मेरी मदर का नाम श्रीमती मनोरमा शर्मा जी था, वो छोड़ के चली गई, तो उनकी याद में मैंने इसको समर्पित किया है। और इसमें 30 कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर
जो मेरा चिंतन था जैसे उसको मैंने बसंत का पतझड़ है, बसंत जैसे है, जी, जैसे जबर है, या कोई अपवाद है, निर्णायक धारा है, या इस तरह की बहुत सारी इंतजार है। मतलब अलग अलग मूड्स पर, अलग अलग चीजों पर, और कुछ व्यंग भी हैं, कुछ कटाक्ष भी हैं, और देशभक्ति अच्छा, की कविताओं में इतना रस और ऐसा भाव कैसे आप डाल देते हो? मैं हैरान हूं इस बात से कि मैंने खुद आपकी कविता पढ़ी है। देखिए, जब कवि का हृदय बहुत ज्यादा खुश हो, प्रफुल्लित हो, तब कविता निकलती है, या जी। कवि का हृदय बहुत उदास हो, उसके आंसू निकल हो, तब कविता निकलती है, निकलती है। या वो कभी बहुत ज्यादा किसी वजह से क्रोधित हो, तब कोई कविता निकलती है। बस रस बदल जाते हैं, कब रौद्र रस निकलेगा, कब कौन सा निकलेगा, कब विभत्स निकलेगा, कब करुण निकलेगा, ये अलग अलग बात हो जाती है। तो बस कवि का हृदय बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है, तो अगर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो कविता के रूप में ही करता है, ये उसका एक परिणाम है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रिसर्च भी करते हैं, अपने बुक्स भी लिखते हैं, उसके बाद में जिस तरह से नए लड़के जो होम्योपैथिक की डिग्री लेने के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आजकल बहुत दुख होता है कि जब कवि का हृदय बहुत ज्यादा खुश हो, प्रफुल्लित हो, तब कविता निकलती है, या जी। कवि का हृदय बहुत उदास हो, उसके आंसू निकल हो, तब कविता निकलती है, या वो कभी बहुत ज्यादा किसी वजह से क्रोधित हो, तब कोई कविता निकलती है। बस रस बदल जाते हैं, कब रौद्र रस निकलेगा, कब कौन सा निकलेगा, कब विभत्स निकलेगा, कब करुण निकलेगा, ये अलग अलग बात हो जाती है। तो बस कवि का हृदय बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है, तो अगर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो कविता के रूप में ही करता है, ये उसका एक परिणाम है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रिसर्च भी करते हैं, अपने बुक्स भी लिखते हैं, उसके बाद में जिस तरह से नए लड़के जो होम्योपैथिक की डिग्री लेने के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आजकल बहुत दुख होता है कि लोग डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं कि डिग्री मिल जाए, फिर उसके बाद नौकरी मिल जाएगी या कुछ कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि डिग्री मिल जाएगी तो हो सकता है शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ये भी होता है। समाज में एक डॉक्टर का एक खिताब मिल जाता है, थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, डिग्री तो अपना पाई ही जाती है। तो मैं आह्वान करूँगा नवयुवकों से कि नॉलेज के लिए पढ़ें। मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो डिग्री तो कॉलेज देगा ही देगा, जब आपको नॉलेज होगी तो डिग्री तो खुद देगा वो। आप डिग्री के लालच में मत जाइए, डिग्री तो आपको बोनस में मिलेगी, वो तो आपको जो है एक रिवार्ड है। आप नॉलेज लीजिए, कॉलेज में जो नॉलेज मिलती है वो लीजिए, खुद जो नॉलेज ले सकते हैं। एकलव्य को याद करिए, उसने अकेले छुपकर नॉलेज ली थी, क्योंकि डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो लाइसेंस पढ़ाई नहीं की थी, छुपकर उसने नॉलेज ली थी, इसलिए उसका अंगूठा काटा गया था। तो हम झोला छाप मत बनिए, डिग्री लीजिए, पढ़िए, लेकिन नॉलेज पूरी लीजिए, चाहे छुप के लीजिए चाहे कैसे लीजिए, लेकिन उसको बाद में सर्टिफाइड करा लीजिए, एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। और जो काम आपको नहीं आता उसमें सीखने में शर्म मत करिए। अपने किसी सीनियर से, अपने किसी कुलीग से, अपने किसी जूनियर से भी सीखना पड़ सकता है, उससे सीखिए। हमेशा कोई ना कोई सिखाने के लिए ही आता है। ध्यान करिए, अगर आपने थोड़ा सा, मैं आध्यात्मिक में भी विश्वास करता हूँ, तो नाथ परंपरा में 9 गुरु हुए हैं, तो उन्हें नवनाथ बोलते हैं। तो जो प्रथम गुरु थे उनसे स्टार्ट करें तो उन्होंने सारी स्वतः ही सीखा था। या आदि शंकराचार्य जी के बारे में सोचें, बहुत कम आयु में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आदि शंकराचार्य जी का नाम पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं, उनके लेखन और उनके बनाए हुए, जैसे केदारनाथ मंदिर, उस जमाने में कब उन्होंने बना दिया होगा। और आपने सुना, जहाँ देखो कि आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था, जहाँ जाओ उनका नाम आता है। काठमांडू में जाएंगे तो वहां पर जो मंदिर है आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। कैसे? और उनके गुरु देखे आपने, 21 गुरु बनाए थे उन्होंने। उसमें कौन? मकड़ी, मधुमक्खी, छिपकली, इस टाइप के लोग, उनको गुरु बोला है। उनका मेरे 21 गुरु थे, एक गुरु नहीं था। तो उन्होंने प्रकृति को गुरु बनाया, पेड़ों से सीखा उन्होंने, पेड़ों को भी गुरु बनाया। बोले जो जो काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, एक कीन ऑब्जर्वर बनिए, बड़े ध्यान से देखिए और डीप लिसनर बनिए, पेशेंस के साथ सुनिए। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, महसूस करना है और उसका एनालिसिस करके कुछ सीखना है कि इसमें अच्छा मिला या बुरा मिला। अच्छा है तो रख लीजिए, बुरा है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। और इसी को अगर थोड़ा प्रक्रिया को फास्ट करना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस चीज़ की जानकारी रखता हो उसकी गाइडेंस ले लीजिए, आपको थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से मैं आखिरी में आपसे ही जानूंगा, आज का जो परिवेश है, इसमें अगर एक कवि से मैं व्यंग में कुछ सुनना चाहूँ तो कुछ सुना सकते हैं आप?
देखिए मैं अलग से कुछ नहीं बोल के मैं इसी अपनी अपनी जो आपने खुद हाँ, लिखी जो है बुक है, इसी को इससे सुना मैं एक सकते हैं। चीज छोटी सी 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ जी, जो अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ी सी आपको मैच शायद करती मैच करेगी। इस कविता का शीर्षक है डर। तो देखिए ध्यान रखिए। जी, मेरे दोस्त शूलों को समझा लो। शूल माने कांटे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे दोस्त शूलों को समझा लो, इनसे कह दो मुझसे दूर ही रहें। मेरे दोस्त शूलों को समझा लो, इनसे कह दो मुझसे दूर ही रहें, कहीं मुझे छू ना जाए। छू ना जाए। ना नाजुक मत समझो मुझे, ना नाजुक मत समझो मुझे, ये एकदम से भाव आया। मैं डरपोक नहीं, बस डरता हूं इसी से। मैं नाजुक नहीं, बस डरता हूं इसी से कि मुझसे टकराकर कहीं वो टूट ना जाए। टूट ना जाए। तो ये एक व्यंग भी है और इसमें एक संदेश है कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति वाला कोई हमारे पास आता है तो हम उससे कहें कि भैया आप हमसे दूर रहें, आप हमें कष्ट ना दें। अगर आप हमें कष्ट देंगे तो हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया से आपको ज्यादा कष्ट हो जाए। तो देखिए ये जिस तरह से ये कवि का हृदय भी था, और दूसरे जिस तरह से मैं दिखा दूं आपको कि ये आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो खजाना है ये वो बेशकीमती खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और डॉक्टर रजनीश ने जिस तरह से इसको अचीव किया है, जिस तरह से इन चीज़ों को छुआ है, जिस तरह से ये रिसर्च की है, ये अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर रजनीश आज अपने आप में एक वो शख्सियत और वो हस्ती है जिनकी तुलना मैं समझता हूं कि आसपास नहीं की जा सकती कि इनके बराबरी का कोई डॉक्टर हो, या इनके जो जो हृदय है, इनका जो कवि वाला हृदय है, इसकी बराबरी कोई कर पाए। लेकिन जिस तरह से ये समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा मैंने शब्द इसलिए कहा क्योंकि किसी भी मेडिकल की लाइन में जो मरीज ठीक नहीं होते हैं वो मैंने यहाँ ठीक होते देखे हैं। मैंने जिन लोगों को यहां भेजा है वो ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जिनके पूरे जिस्म से पीप निकलती थी, खून निकलता था, बदबू आती थी, जो परिवारों से भी अलग कर दिए गए थे, आज वो स्वस्थ और ठीक हैं। और जिस तरह से ये मानव सेवा डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा ने शुरू की है, हमारी भी कामना है कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, ईश्वर इनको लंबी उम्र दे और ये लोगों की सेवा करें। तो मैं जिस तरह से आज यहाँ आया और मैं इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद मैंने आज डॉक्टर साहब से ये बातचीत की, उसके कुछ अंश मैंने आपको ये रखे हैं सामने। अगर मेरे ये कोशिश का अगर आपको कामयाब होती लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरा हौसला भी बढ़ाइएगा।